हेलो एवरीवन। आज जिस लेक्चर पे हम आगे बढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी। और डिफेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस रहे हैं, मतलब बन सकते हैं, उनको लेकर हम सब यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा लेसन नंबर 5 है। और आप सबको पता है कि इस पूरे के पूरे जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर साइंस टेक एनवायरनमेंट दोनों के करंट अपडेट्स रहेंगे। जहाँ अगर कहीं कुछ स्टैटिक को कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ मैं उसे यूज़ कर लूँगा। और बीच बीच में थोड़ी कुछ चीज़ें और भी आपको बता दूं कि इन वीडियोस को पहले ही बता देता हूँ, इवन इन वीडियोस को आप हिफाजत से रखिएगा, मतलब सुनते भी रहिएगा। और इनके पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको टेलीग्राम बोला है, वहाँ लेते रहिएगा। और इनको मेंस में जाते समय भी कुछ और वीडियोस आपको दूंगा मैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आंसर्स आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मेंस में आपको कैसे क्या करना चाहिए साइंस और इन्वायरमेंट को लेकर। ओके, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी ज़रूरी होंगे। और आप इन सारे वीडियोस को अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन पर भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे ये चीज़ें लोगों तक भी अगर पहुंच सकती हैं तो पहुंच जाए। ओके, सो मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्ररी और आप मुझे पूर्वांचल है इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो जगह हैं जहां मैं आपको कहता हूं जहां पर ये पीडीएफ अपलोड होते हैं, जहां से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये वो टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है। ये पर्सनल मेरा टेलीग्राम है, चैनल है, जहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, साथ साथ वीडियो के लिंक्स भी मिल जाते हैं। फ्यूचर में भी आप मुझसे यहीं जुड़े रहें, आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, इसके अलावा इंस्टाग्राम भी है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप इन वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, जहाँ आप लगातार देख रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं मेरी, वो सारी की सारी आपको पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पे मिलती हैं। अगर आपको किसी भी तरह के सब्जेक्ट्स में अगर दिक्कत आ रही है समझने में, या उसके क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या विषय के साथ जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए एक ऑप्शन और भी है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पे भी इन क्लासेस को सुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको साइंस टेक और एनवायरनमेंट दोनों ही क्लासेस मिल जाती हैं। इस बार के टॉपिक्स में डिफेंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बात और बता दूँ डिफेंस को लेकर के, डिफेंस में सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये अगर आप पीछे के 2011 से लेकर 2022 तक की एनालिसिस अगर आप करो प्रीलिम्स में, अगर आप एनालिसिस करते हो तो हार्डली आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इन लास्ट 12 ईयर्स में। ओके, और वो भी जो क्वेश्चंस 3 या 4 मान लो, मैक्सिमम चलो 4 मान लेते हैं, मैक्सिमम जो 3 या 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी उस साल के आप देखिए तो रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो वहीं से आए हुए हैं। इवन मैं जब क्लासेस में डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता भी हूँ तो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, मैं बच्चों से कहता हूँ मोबाइल फ़ोन खोलो और आपके साथ वो टॉपिक डालता हूँ और फिर वो ईयर डाल देता हूँ जिस साल का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को साफ साफ दिख जाता है, जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, सर ये तो सारे के सारे उस साल के करंट अफेयर्स के अपडेट्स हैं जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वही बात मैं आप कह रहा हूँ, किसी विषय को समझने के लिए, किसी विषय को करने के लिए उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आएगा कि इस विशेष विषय में डिमांड क्या है तो फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में 90% विद्यार्थी बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पढ़ना मतलब स्टडी करना इज़ नॉट 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 गुड फॉर योर एग्जामिनेशंस। इफेक्टिव स्टडी ज़रूरी होती है आपके परीक्षा में, यानी जो पढ़ रहे हैं वो काम का है कि नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आपको शुरू में फिर बताता हूँ, इतने यूट्यूब्स, इतने टेलीग्राम्स, इतने फ्री वीडियोस, याद रखिएगा दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। ओके, आप समझते हैं वो बड़ी बात है, इसका मतलब इंटरव्यू में फंस जाएंगे। याद रखिए सरकारें भी आपको कोई चीज़ फ्री में नहीं देती हैं। ओके, याद रखिएगा आपके पेरेंट्स ही होते हैं और जो आपके रिलेशन हैं जहाँ पर चीज़ें फ्री में आती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बाकी और किसी रिलेशन से आपको चीज़ें फ्री नहीं मिलती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। और चलिए इस बारे में हम बात नहीं करते, सीधे टू द पॉइंट्स पर आते हैं, काम की बात करते हैं। मैंने इस टॉपिक के सब्जेक्ट चैप्टर के नेचर्स को बता दिया, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत ज़्यादा डिफेंस रेडी चीज़ें देखिए, और जो भी देखिएगा वो भारत के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे देश भारत के रेफरेंस में बात करेंगे। तो इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसी से लेके बात करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से ले रहा है, ओके, फॉरेन कंट्रीज से ले रहा है, जैसे मान लो F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, भारत अमेरिका से डिमांड करता था, तो फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे S-300 मिसाइल, S-400 मिसाइल भारत ने रशिया से लिया है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ डिफेंस में जो आपके भारत के रेफरेंस में अगर रिलेटेड होती है, देन इन दैट केस इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। अब आप ये नहीं पढ़ेंगे कि मतलब ठीक है अमेरिका यूक्रेन को कौन सी मिसाइल दे रहा है, या रशिया यूक्रेन में किस तरह के मिसाइल्स को दाग रहा है या ले जा रहा है। प्लीज़ ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, यही चीज़ें तो आपको समझनी है। ओके, यही चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, कि आपकी भारत के रेस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इवन अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं तो आपके सिलेबस में लिखा भी गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। ओके, तो यानी भारत की ही लिए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो भारत के रेफरेंस में है।
तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में इसलिए बताई क्योंकि डिफेंस में आप खो जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया कि आप एक डिसिप्लिन में आ जाइए और इस सब्जेक्ट को उसी हिसाब से पढ़िए जितनी इसकी ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा खोने की ज़रूरत नहीं है और जो भी पढ़ेंगे वो हम भारत के रेफरेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द डे अगर मतलब थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ष में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको मिल ही जाते हैं जो जो डिफेंस से रिलेटेड पूरी दुनिया के मिसाइल्स और उनके प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, जिनको आप बहस नहीं करनी, उन पे उस पर आपको नहीं जाना है। आईएनएस वजीर पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आप आईएनएस समझते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में कम से कम 4 या 5 जगह मैं आपके साथ आईएनएस की बात करने वाला हूँ। तो पहले तो आपको ये क्लियर कर दूँ आईएनएस होता क्या है। ठीक है, देखो आईएनएस क्या होता है। आईएनएस इंडियन नेवल, आई और एन का मतलब तो इंडियन नेवल होता है। शिप को कई शब्द में डिफाइन कर सकते हैं। शिप को हम शिप भी कह सकते हैं, एस को हम कई शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, एस को हम शिप भी कह सकते हैं, एस को हम सबमरीन भी कह सकते हैं और एस को बच्चा हम लोग शिपयार्ड्स भी कह सकते हैं। एस को हम लोग शिपयार्ड्स भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब होता है आईएनएस में इंडियन नेवल शिप भी आ जाता है, इंडियन नेवल सबमरीन भी आ जाता है, इंडियन नेवल शिपयार्ड भी आ जाता है। अब समझने की जरूरत यह है कि आईएनएस में ये चीज़ें हैं क्या। देखो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो सारी के सारे वारशिप्स होते हैं ना, उन सब के लिए एक्चुअल में जो लड़ाइयों के लिए जो शिप वगैरह यूज़ में लाए जाते हैं, उन सबको हम आईएनएस कहते हैं। आईएनएस वो होती हैं जो सब हम लड़ाइयों के लिए प्रयोग में लाते हैं, है ना। जो नेवी के लिए, जो वार के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी एक्चुअल में एक सामान्य भाषा में समझने के लिए वो आईएनएस कहलाते हैं। अभी आईएनएस में कई कैटेगरीज होती हैं, कई कैटेगरीज हो सकती हैं। इनमें आपको कुछ कैटेगरीज में फ्रिगेट मिल सकते हैं। देखना, ध्यान देना, एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, क्योंकि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में वैसे आई एम वेरी श्योर मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जो यहीं इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको दूंगा और जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा। गवर्नमेंट की साइट से जाकर अभी मैं आपको लिंक दिखाता हूँ, वहाँ पर भारत के पास अभी कितने आईएनएस, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी एक डिफाइन एक लिस्ट दी गई है। पर उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियोज़ में बता दूंगा। तो नेवी से रिलेटेड कितनी चीज़ें होती हैं, फिर यू विल नेवर कन्फ्यूज। एक तो टर्म आता है फ्रिगेट्स, एक टर्म आता है डिस्ट्रॉयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आज जो 4-5 करंट अफेयर्स में न्यूज़ हैं उनमें आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। और एक और आता है जिसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। एक और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी सीधी बात होगी कि अगर हम आईएनएस वगैरह की बात करें तो वो कई कैटेगरीज में हो सकते हैं। ओके, यानी कह लो जो जैसे एक होता है प्लेन, एरोप्लेन, एक होता है फाइटर प्लेन, वैसे ही होता है शिप और एक होता है वारशिप। तो जो वारशिप्स होते हैं ना, वो कई कैटेगरीज के होते हैं। फ्रिगेट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं। और इन सबको हम आईएनएस कहते हैं। यानी फ्रिगेट्स भी आईएनएस आएंगे, डिस्ट्रॉयर भी आईएनएस आएंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आईएनएस आएंगे। फ्रिगेट्स जो होता है ये लाइट वेट के वारशिप होते हैं। अगर सिंपल तरीके से समझाया जाए तो लाइट वेट के वारशिप होते हैं। ये हल्की वेट वाले, है ना, हल्की वेट वाले वारशिप होते हैं। वेट जैसे 2000 से 5000 टन, ऐसा कहा जाता है फ्रिगेट जनरली आपको 2000 टन से 5000 टन के बीच में लेंगे। ओके, ये समझने का तरीका है फ्रिगेट्स। वहीं पर डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो ये जो फ्रिगेट्स था वो लाइट वेट था, ये हैवी वेट के वारशिप है। ये हैवी वेट के वारशिप है। कौन? डिस्ट्रॉयर। इनका अगर आप वेट देखोगे लगभग 5000 से लगभग 5000 टन से हम इनको 10,000 टन के बीच की बात करते हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर मिसलेनियस चीज़ें होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आपने एक सुना होगा 2004 में एक चीज़ डीकमीशन हुई थी। 2004 के आसपास रशिया में डीकमीशन हुआ था, रशियन नेवी में। ओके, भारत ने उसके बाद उस चीज़ों को खरीदा था, डीकमीशन हुई थी। उसका नाम था, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, एडमिरल गार्स्को या एडमायरल गार्स्को, है ना। उसका नाम था एडमिरल गार्स्को। ये एडमिरल गार्स्को एक ऐसा आईएनएस था जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता था। यानी उस पर रनवे था, यानी एक शिप है जिस पर रनवे है, जहाँ पर एरोप्लेन लैंड कर सकती है, जहाँ से एरोप्लेन टेक ऑफ कर सकती है। ये एडमिरल गार्स्को भारत में 2014 तक आया, है ना। काफ़ी कुछ कमी आ रही है उसमें, धीरे धीरे लाते आने में काफ़ी टाइम लग गया। और 2014 के आसपास, एग्जैक्टली ईयर मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन लगभग उसी के आसपास ओके ये भारत लाया जाता है। भारत में लाने के बाद इसी का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, आईएनएस विक्रमादित्य। शायद आपने सुना होगा आईएनएस विक्रमादित्य का नाम। आप एक बार अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर तो आप कुछ मत कीजिए, एक बार गूगल कीजिए, फोटोग्राफ देखिए, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक तरह के क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो द काइंड ऑफ आईएनएस। तो मैंने आपको आईएनएस का एक बैकग्राउंड बता दिया वजीर को शुरू करने के पहले। और आईएनएस जो होते हैं, जैसे फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनको कई क्लास के अंदर रखा गया है, यानी कई समूह के अंदर रखा गया है। उसके लिए फ्रिगेट्स के अलग अलग क्लास हैं, डिस्ट्रॉयर के अलग अलग क्लास हैं, और इन क्लासेस के अंदर डिफरेंट तरह के सबमरीन्स या आईएनएस हैं जो बन रहे हैं, जो अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर है। कोई 15B के अंदर होगा, कोई 17A के अंदर होगा, कोई 17B के अंदर होगा। ये मैं आपको इसलिए पहले चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की 4-5 चीज़ें, क्योंकि बाकी किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको आईएनएस के केस में कन्फ्यूजन होने वाला है। तो मैंने सोचा पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता दूँ।
क्योंकि आप कभी कंसेप्ट और स्टैटिक को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आपको तो करंट अफेयर्स पढ़ना होता है बस। और साइंस टेक को आपने करंट अफेयर्स जो बना रखा है उसको आप जितना करंट अफेयर्स बोलिए, मैं तो स्टैटिक ही बोलता हूँ। आइए अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आईएनएस वजीर के बारे में। आईएनएस वजीर के बारे में बात करें तो देखो, ये 5th डीजल इलेक्ट्रिक कलवारी क्लास का सबमरीन है। अब देखो, मैंने बोला था ना, ये जो फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर कैरियर होते हैं ये सब अलग अलग क्लास के अंदर रखे गए। और जो 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 छठा जो 6th सबमरीन है जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, 5th डीजल इलेक्ट्रिक कलवारी क्लास सबमरीन है, जिसमें 6 सबमरीन जो बनने हैं, ठीक है, इस कैटेगरीज में, ओके, कलवारी क्लास में, उसमें से एक जो है वो आईएनएस वजीर है। अब देखिए, यही क्लासेस हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने कहा एक वीडियोस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस तरीके से फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर कैरियर्स कैटेगराइज होते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्लासेस हैं, और ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी कि इसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, कब से शुरू किया गया, क्या उसका टारगेट है। अभी के लिए उसको शॉर्ट में ही रखते हैं क्योंकि अभी हम करंट अफेयर्स अपडेट्स के हिसाब से चल रहे हैं। अगर हम वजीर की बात करें तो वजीर जो है एक्चुअल में ओके, फिलहाल कलवारी क्लास के जो सबमरीन्स हैं वो प्रोजेक्ट 75 के अंदर बन रहे हैं, जहाँ पर फ्रांस की मदद भी ली जा रही है। ओके, जहाँ फ्रांस की मदद भी ली जा रही है, ठीक है। तो इंडिया का जो मझगांव डॉक्स शिपयार्ड लिमिटेड है, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बनती है मुंबई में, वो फ्रेंच के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 75 के अंदर इस तरह के आईएनएस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। वजीर के बारे में बात करें तो वजीर का कंस्ट्रक्शन जो है फिलहाल 2009 से शुरू हुआ था, जिसे हम सैंड सार के नाम से जानते हैं, सैंड शार के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह से एक स्टेल्थ है और फियरलेसनेस है। स्टेल्थ का मतलब होता है जिन्हें हम इनविजिबल कर सकते हैं, किसी रडार के साथ, किसी सोनार के साथ, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को स्टेल्थ बोला जाता है। स्टेल्थ को मैं अभी आगे थोड़ा डिफाइन भी करता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह के जैसे मान लो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से जो पनडुब्बियों के बारे में पता लगाता है पानी के अंदर, तो ठीक है ना, उस तरह की चीज़ों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है कि ये हैं कहाँ, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी करने की। फिलहाल कलवारी क्लास के अगर हम बैकग्राउंड पर जाएँ, कलवारी क्लास के जो सबमरीन्स होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे वेसल्स होते हैं। इसमें आईएनएस कलवारी है, आईएनएस खंदेरी है, आईएनएस करंज है, आईएनएस बेला है और आईएनएस वाक्सीर है। तो वही कलवारी क्लास के सबमरीन्स में एक है जिसका नाम है आईएनएस वजीर, जो न्यूज़ रहा था, जिस पर हम लोगों ने बात की। ये मैं आपको एक लिंक यहाँ शेयर किया हूँ फिलहाल उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत जल्दीबाजी में नहीं और विषय को समझना चाहते हैं मेरे साथ। इस लिंक पर एक बार जरूर जाइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। इस लिंक पर आपको भारत के अंदर जो इंडियन नेवी के अंदर जो लास्ट अपडेट्स है वो सितंबर 2022 का हो रखा है, और करंट अफेयर्स में आने के पहले ये चीज़ें अपडेट कर आपके सामने आनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की साइट्स है, जब आप यहाँ जाएंगे, ओके, यहाँ पर आपको इंडियन नेवी के जो अपडेट्स हैं आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपको दिया गया सितंबर 2022 तक जो हमारे पास ऑपरेशनल नेवी में चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक लिस्ट है जो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर देखिए तो दो हमारे पास एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक सिस्टम है, 8 लैंडिंग शिप टैंक है, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स को मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया है। ऐसे सबमरीन्स जो बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। अटैक सबमरीन्स है हमारे पास 16, 24 करवेटीज हैं, 1 माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं, न्यूमरस अदर ऑक्सिलरी वेसल्स हैं और स्मॉल पेट्रोल बोट्स हैं विथ सम सोफिस्टिकेटेड शिप्स। ये हमारी नेवी की ताकत है, यानी जिसको आप नौसेना के नाम से जानते हैं, ये हमारे नेवी की ताकत है। ओके, तो सारा का सारा ब्लू वाटर नेवी के नाम से आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इसी नाम के अंदर काम चल रहा है पूरे भारत के अंदर। यहीं पर मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में स्टेल्थ शिप के बारे में बता दिया। स्टेल्थ शिप होता क्या है, मैंने अभी बोला ऐसी चीज़, इस तरह की चीज़ें फिलहाल हम फाइटर प्लेन में भी यूज़ करते हैं। आपको पता है जब हम 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन की बात करते हैं, दुनिया में जब 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन की बात की जाती है, तो इस 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन में बोला जाता है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया गया है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया गया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम एलो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर पाना इज नॉट इजी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिनको हम किसी रडार के द्वारा, किसी सोनार प्रणाली के द्वारा हम उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। रडार वही इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करते हैं जो रेडियो वेव्स की मदद लेते हैं। ये रेडियो वेव्स की मदद से पिक्चर ये एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो रडार सिस्टम आपको पता है ये एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट के लिए होता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप सोनार सिस्टम को देखें तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज़ होता है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज़ होता है, और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की वजह से हम जो वाटर बॉर्न ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
यही रडार और यही सोनार सिस्टम से बचने के लिए इन फाइटर प्लेन्स में या फिर इन सबमरीन्स में स्टेल्थ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यही स्टेल्थ तकनीकी जिसे हम स्टेल्थ शिप यानी हम स्टेल्थ शिप कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही है, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। करेक्ट। दूसरा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, इट इज हार्डर टू डिटेक्ट अगेंस्ट द रडार, विजुअल, सोनार, इंफ्रारेड मेथड्स। इन चीज़ों से बच सकता है। ओके, इन चीज़ों से बच सकता है। तो पीछे आपने कई जगह देखा है स्टेल्थ वारशिप, तो मुझे ये लगा कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट तो समझा देना चाहिए। आगे चलते हैं अग्नि 5 के बारे में, और अग्नि 5 के बारे में बात करें तो अग्नि जो प्रोजेक्ट है वो IGMDP के अंदर आता है। और IGMDP एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको बताऊं जो काबिल तारीफ है, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में आप समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये प्रोजेक्ट 1983 में लाया गया और शुरुआत में इसके जो हेड थे वो डॉक्टर कलाम साहब ही थे। और इसी IGMDP प्रोजेक्ट के अंदर हमें 5 तरह के मिसाइल बनाने थे जिनका नाम था पटना। और ये सारे के सारे जो थे वो बैलिस्टिक नेचर के मिसाइल्स थे। ये सारे के सारे बैलिस्टिक नेचर के मिसाइल्स थे। बैलिस्टिक नेचर के मिसाइल्स वही होते हैं, मान लो ये सरफेस है और जो वहाँ से पैराबोलिक पाथ से जाते हैं। ओके, सरफेस है जो पैराबोलिक पाथ से जाते हैं। ओके, यानी एवरी मोमेंट ऑफ टाइम ये अपने एटमॉस्फेयर को बदल रहे होते हैं, चाहे वो ऊपर जा रहे होते हैं या तो फिर वो नीचे जा रहे होते हैं। इसी IGMDP प्रोग्राम में जो 5 मिसाइल हैं, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल हम बोल रहे थे, इसमें पटना है। पटना का मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इन सारे के सारे मिसाइलों को बनाना था। इसी श्रेणी में बचा एक मिसाइल आता है जिसको हम कहते हैं अग्नि, और अग्नि के कई वेरिएंट्स आते हैं। उसी एक वेरिएंट में से अग्नि 5 जो है वो न्यूज़ में रहा है। ओके, और आपको पता है इस पांचों के पांचों जो मिसाइल्स थे जो भारत को बनाने थे, उसमें पृथ्वी जो था भारत का पहला मिसाइल था जो डेवलप हुआ था और भारत की इंडियन आर्मी में इंटीग्रेट किया गया था। और ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन था डॉक्टर कलाम साहब का था, इसीलिए उन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने के पीछे कारण यही है कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ एक और उसके पहले एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट डेविल। फिलहाल 3 प्रोजेक्ट लाए गए थे, प्रोजेक्ट इंडिगो, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट। और प्रोजेक्ट डेविल जो है वो पार्शली सक्सेसफुल हुआ था और पृथ्वी जो है IGMDP प्रोग्राम का वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ था। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी कलाम साहब को दी गई थी और इन्हीं कलाम साहब ने आगे चलकर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया था। इसी की वजह से हम उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे चलकर कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में एक मिसाइल विमेन भी बनती है जब UPA गवर्नमेंट थी। ओके, और वहाँ पर उस विमेन का नाम आता है, दैट इज टेसी थॉमस को मिसाइल वीमेन के नाम से जानते हैं। और उनको जो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी वो अग्नि 4 की दी गई थी। तो ये कुछ नाम हैं, अगर कभी स्टेट विजिट्स वगैरह में आप जाते हैं तो इन नामों को याद रखेंगे। तो कलाम साहब को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, उसके पीछे जिम्मेदारी जो है वो IGMDP की पृथ्वी है और उसके पहले का प्रोजेक्ट डेविल है। और मिसाइल वीमेन हम टेसी थॉमस को कहते हैं, अग्नि 4 प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काम किया था। अग्नि 5 पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के मिसाइलों में अग्नि का नाम आता है भारत के। और सबसे बड़ी बात, ये न्यूक्लियर कैपेबल होते हैं। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब होता है जो एटम बम ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो DRDO द्वारा ही IGMDP प्रोग्राम लाया गया था जिसके अंदर मिसाइल को डेवलप किया गया। मैंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको बता ही दिया, 1980s के आसपास लाया गया, 1983 में लाया गया। अग्नि में कुल 5 अग्नि हैं, वेरिएंट्स हैं जिनको विकसित किया जा रहा है, जिसमें अग्नि 5 जो है वो 5000 किलोमीटर को टच करने वाला। और आपको बता दूं 5000 किलोमीटर को टच करने वाले मिसाइल्स को हम अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल की श्रेणी में रखते हैं। जब हम मिसाइल्स को डिस्टेंस वाइज स्टडी करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज में रखते हैं। जैसे शॉर्ट रेंज का मिसाइल होता है, मीडियम रेंज का मिसाइल होता है, इंटरमीडिएट रेंज का मिसाइल होता है और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का मिसाइल होता है। ठीक है, इनके अलग अलग डिस्टेंस होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल वही होता है जब 5000 किलोमीटर के और उसके ऊपर चलने लगता है। तो यहाँ कहने का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का मिसाइल होने वाला है। फिलहाल अगर आप अग्नि की बात करें, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक, तो इसकी डिस्टेंस 700 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 5000 किलोमीटर के आसपास तक की बात हो रही है। ठीक है, वही लिखा हुआ 700 किलोमीटर अग्नि 1 से लेकर 5000 किलोमीटर तक की अग्नि 5 तक का एक रेंज ऑफ मिसाइल है। और एक बात बताऊँ, हमें हर रेंज के मिसाइल चाहिए। कुछ पता नहीं कितने लेवल पर, कितने डिस्टेंस पर, कितने ज़्यादा एरिया के हिसाब से डिस्ट्रक्शन करना है। तो वी मस्ट हैव टू बी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ वॉरहेड बेस्ड मिसाइल्स। यहाँ जो डिस्टेंस है कहा जा रहा है आगे का अग्नि 6 है जो अभी अंडर डेवलप्ड है। याद रखिएगा अग्नि 5 तक हमने ट्रायल भी कर लिया है। ओके, इंटीग्रेट हमारे पास सिर्फ अग्नि 3 तक है जिसके डिस्टेंस 3500 किलोमीटर है और ट्रायल हमने अग्नि 5 तक सक्सेसफुल कर लिया। अग्नि 6 का भी ट्रायल भी नहीं किया, अभी वो डेवलपिंग फेज में है, जहां कहा जा रहा है कि लगभग 8000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल होने वाला है। ओके, भारत के पास जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाले जो मिसाइल्स हैं, सतह से सतह मान लीजिए एक ये सरफेस है दोस्त, ये सरफेस है, इस तरह मार करने वाले मिसाइलों की श्रेणी में हमारे अग्नि का नाम आता है।
अग्नि के अलावा पृथ्वी, सौर्य, सूर्या, ये सारे मिसाइल्स भी आते हैं जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। अगला हम आपको लिए चलते हैं अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम की जरूरत क्यों है? असल में क्या है कि अब आप कहोगे सर अभी आपने अग्नि में 5 बोला, एक छठा जो ट्रायल करना है अभी होने वाला है, देखते हैं कब वो करते हैं। यहाँ पर सर ये अग्नि प्राइम कहाँ से आ गया? देखो अग्नि प्राइम क्या है, बीच में एक इंटरमीडिएटरी फेज को रखा गया, यानी दो मिसाइल्स के बीच का एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण वाली अवस्था है जो अग्नि प्राइम को हम कहते हैं। क्या करने वाले हैं देखिएगा, असल में है क्या, ये इंडिजीनियसली डेवलप है और मीडियम रेंज का मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ देखो, मीडियम रेंज का मतलब होता है, बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्त, मीडियम रेंज क्या होता है। देखो ऐसा है कि जनरली जो शॉर्ट रेंज होते हैं वो 0 to 500 किलोमीटर के रेंज के लिए बोला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, नहीं तो मैं मीडियम बोलूँ, कोई इंटरमीडिएट बोलूँ, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मीडियम, जैसे मीडियम जो होता है वो 500 किलोमीटर से लेकर लगभग 2000 किलोमीटर के रेंज तक बोलते हैं। इंटरमीडिएट 2000 प्लस कर दो, और 2000 से लेकर अप टू 5000 किलोमीटर तक आप इंटरमीडिएट कर दो। तो अगर मीडियम बोल रहा है तो सीधी बात हो गई 5000 से 2000 किलोमीटर के रेंज की बात हो रही है। कहाँ? यहाँ अग्नि प्राइम के केस में। अग्नि प्राइम के केस में आपको कह रहा है कि मीडियम रेंज है, मतलब सीधा आप कह सकते हैं कि ये 500 से लेकर 2000 किलोमीटर के रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक ट्रायल किया गया उड़ीसा कोस्ट में। 2 स्टेज का प्रोपेलेंट इसके अंदर होता है, दोनों सॉलिड्स और सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। इसके डिस्टेंस 1000 से 2000 किलोमीटर है। और मीडियम का रेट कितना होता है? मीडियम में कितना होता है? 500 से लेकर 2000। अब आप देखो 1000 से 2000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और आपको बताऊं तो 50% ये लेस देन अग्नि 3 मिसाइल होगा। इसका जो वेट है, सबसे बड़ी बात यह है, जो अग्नि 3 मिसाइल है उससे 50% कम है ना। सो काबिल तारीफ की बात। और सबसे बड़ी चीज़ यही है, कैनिस्टराइज है। कैनिस्टराइज का मतलब क्या होता है कि आप किसी रोड से, किसी चीज़ से चलते हुए भी इन चीज़ों को ले जा सकते हैं और इसको फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल, आप कह सकते हैं, है ना। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। तो ठीक है, ये अग्नि सीरीज़ का छठा मिसाइल है जो न्यूज़ में आ रहा है। और अगर बात करें तो इसको पहला डिक्लेयर किया गया है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल मिसाइल के नाम से भी। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट मतलब मिसाइल्स वगैरह ये ले जा सकता है अगले वार के। मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे न्यूज़ हैं जो कि आईएनएस पे इस पूरे के पूरे वीडियोस में आने वाले, इसलिए मैंने शुरुआत आपको थोड़े से डिस्कशन आईएनएस पे कर दिए थे। अगला डिस्कशन है आईएनएस मार्मुगाओ। आईएनएस मार्मुगाओ क्या है? देखो आईएनएस मार्मुगाओ जो आईएनएस है सो कमीशन किया गया हाल ही में। ओके, दूसरा वारशिप है जो P-15B क्लास के अंदर आता है, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ओके, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। स्टेल्थ गाइडेड है तो डेफिनेटली इसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं होगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, जो यहीं पे हमारे सारे के सारे इस तरह के आईएनएस वगैरह बनाए जाते हैं। इसकी अपकमिंग शिप जो है भविष्य में जो बनने वाली है वो इम्फाल और सूरत है, जो आने वाला है, जो इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। आईएनएस मार्मुगाओ के बारे में अगर हम कुछ चीज़ें और बोलें तो ये जो प्रोजेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला है, ये 15B क्लास के अंदर आता है, प्रोजेक्ट 15B। अब प्रोजेक्ट 15B है क्या? देखो प्रोजेक्ट 15B को समझने के लिए हमें चलना होगा प्रोजेक्ट 15A के बारे में। मैंने बोला था ना शुरुआत में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट 17A, 15A, 15B है ना, इस तरह के नाम आएंगे। प्रोजेक्ट 75, इस तरह के नाम आएंगे। प्रोजेक्ट 75 हमने पीछे देखा था, गॉट इट। सो प्रोजेक्ट 15A के अंदर है क्या? इसके अंदर ये है दोस्त, देखो कि फिलहाल ये लास्ट डिकेड्स में इस तरह की चीज़ें लाएगी। इंडियन नेवी में कमीशन हुआ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कोलकाता क्लास के अंदर रखा गया, जिनमें आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई को रखा गया, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आते थे। अब क्या हो रहा है, इसका एडवांस वर्जन लाया जा रहा है जो प्रोजेक्ट 15A का। ये तो पीछे की जनरेशन हो गई, आगे की जनरेशन हो गई, जहाँ पर 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर, आपको ध्यान होना चाहिए, डिस्ट्रॉयर हमेशा बड़े आकार के वॉरशिप होते हैं। अब देखिए सर, मैंने फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर इस तरह के टर्म्स मैंने क्लियर कर दिए थे। इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम जो है वो लीड पर है, जो वाज कमीशन इनटू द नेवी इन नवंबर 2021। ओके, इसके अलावा ये जो शिप्स होते हैं वो लीड शिप है, बाय इट्स लीड शिप, इन दिस केस आईएनएस विशाखापट्टनम वगैरह की बात करेंगे। शिप वाज बिल्ट अप बाय MDSL, जो प्रोजेक्ट 15A के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो 15B के अंदर आ रहा है, जहाँ हम आईएनएस मार्मुगाओ के बारे में बात करते हैं। तो आईएनएस मार्मुगाओ आपके पेपर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ लिए चल रहे हैं। देखो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पीड समझनी होगी। जब हम किसी मिसाइल से फाइटर प्लेन या सबमरीन्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर स्पीड भी एक पैरामीटर होता है समझने के लिए। स्पीड में 1 मैक नंबर के बेसिस पर, यानी मैक नंबर के बेसिस पर ही हम सारे के सारे
सारे के सारे स्पीड्स को डिफाइन करते हैं। 1 मैक नंबर इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये वैल्यू कहाँ से ली गई? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगेन आई रिपीट, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एयर में वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और उसी 332 मीटर पर सेकेंड को हम कहते हैं 1 मैक नंबर। इसी 1 मैक नंबर के आधार पर स्पीड डिफाइन की गई। जैसे एक स्पीड होती है जिसे हम कहते हैं सबसोनिक स्पीड। सबसोनिक स्पीड के मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स या सबमरीन्स वो होते हैं जिनकी स्पीड लेस देन 1 मैक होती है। दूसरी स्पीड होती है जिनको हम सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक कहते हैं। मैंने आपको जब स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियो जो अपलोड किए थे वहाँ पर चीज़ आपको बताई थी। सुपरसोनिक जो होता है वो 1 प्लस होता है और वो जाता है अप टू 5 मैक तक। वो 1 प्लस होता है अप टू 5 मैक तक जाता है। और तीसरा जिसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक जो होता है दैट इज अ 5 मैक प्लस। और इन तीनों के तीनों बेसिस पर सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हम बात करते हैं मिसाइल्स की या सबमरीन्स की या फिर फाइटर प्लेन्स की। तो ये पैरामीटर्स। अब यहीं पर बात हो रही है हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर। आपको बताऊं तो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात की जा रही है कि ब्रह्मोस 2 विल बी द इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। ओके, अब देखते हैं कब होने वाला है। 2024 की बात तो कर रहे हैं, आगे देखते हैं भविष्य में क्या हम करने वाले हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का एक बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर क्या न्यूज़ में रहा है तो आपको सब कुछ समझ में आता है। 5 टाइम्स एटलीस्ट द स्पीड ऑफ साउंड, यानी 5 टाइम्स जलने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में बात करें तो ये एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। व्हाट सेट इट्स पार्ट फ्रॉम द बैलिस्टिक मिसाइल द लेटर फॉलो द कोर्स ऑफ बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। बैलिस्टिक पाथ मैंने आपको बोल दिया, जो इस तरह के पास से पैराबोलिक पाथ से जाता है, हमेशा अपने एटमॉस्फेयर को बदलता है, ऊपर जाकर नीचे जाकर, एवरी मोमेंट ऑफ इट इज चेंजिंग द ओन एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दूँ। 2 तरह के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है जो डेवलप किए गए। 2 तरह के हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है जो आते हैं। ओके, पहला जिसको हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहते हैं और दूसरा जिसे हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो होते हैं ये किसी रॉकेट से पहले ले जाए जाते हैं किसी हाइट्स पे और फिर वहाँ से इंटेंड किए जाते हैं, वहाँ से भेजे जाते हैं। लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होते हैं उनके अंदर एयर ब्रीथिंग हाई स्पीड इंजन या स्क्रैमजेट इंजन जैसी चीज़ें लगे होती हैं किसी टारगेट तक पहुँचने के लिए। ओके, तो ये अपनी एनर्जी के साथ ही चल लेती हैं। जबकि एसजीवी को हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स को पहले हम बिफोर ग्लाइडिंग है ना, उनको हम पहले क्या करते हैं, एक हाइट तक ले जाते हैं। तो दोनों के दोनों थोड़ी अलग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन दोनों के दोनों हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम के अंदर आती हैं। यूएस, रशिया और चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, उनके प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। जबकि उसके अलावा इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक वेपन्स का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बात हो रही है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की, यहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम भारत में लॉन्च किया गया है इस तरह के मिसाइल्स को बनाने के लिए। और यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स में हम लोग डुअल कैपेबल मिसाइल की बात कर रहे हैं, यानी हम जब चाहें तो कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकें यानी सामान्य गोला बारूद, और जब चाहें तो एटम बम ले जा सकें। यानी कहने का मतलब इस तरह के मिसाइल जो कि एटम बम भी ले जा सकें और बहुत ज़्यादा स्पीड से ले जा सकें। ओके, और इसका एक सक्सेसफुली टेस्ट भी है मैक 6 का स्क्रैमजेट इंजन के फॉर्म में जून 2019 सितंबर 2020 में इस तरह की चीज़ों को किया गया। स्क्रैमजेट को समझने के लिए आप एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के वीडियोस में, यही करंट अफेयर्स के वीडियोस में मैंने स्क्रैमजेट इंजन को बेहतरीन तरीके से समझाया। मैंने कहा यहाँ 24 मैक से ज़्यादा स्पीड हो पाना बहुत ही आसान है। आगे ले चलते हैं आपको ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ, जहाँ पर 2 पवित्र नदियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। एक है ब्रह्मपुत्रा और दूसरा है मास्कोवा। पहला भारत का एक पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्रा एंड मास्कोवा इज अ रशियन हॉली रिवर। ओके, और इन्हीं दोनों कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से ये चीज़ डेवलप की गई है। ब्रह्मोस के केस में रशिया ने जो डेवलप किया, रशिया ने जो हेल्प किया है, रशिया ने क्या हेल्प किया है ब्रह्मोस के केस में, मैं आपको बताऊं। रशिया ने इसका लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन दिया है ना। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन जो है रशिया की मदद से दिया गया है। और ब्रह्मोस में आपको बताऊं जो रैमजेट इंजन लगा है ना, रैमजेट, यही है जिसकी वजह से सुपरसोनिक स्पीड होती है। अब देखिए, आप अगर, फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप रैमजेट स्क्रैमजेट समझना चाहते हैं, एक बार आप पीछे जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी के लेक्चर को जरूर सुनेगा, वहाँ पर मैंने रैमजेट और स्क्रैमजेट आपको समझाया है। ओके, आइए, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोपेलेंट के अलावा सब कुछ भारत का है A to Z। ओके, ये ठीक है, DRDO रशियन NPO माइनोस्ट्रोवीनिया, ओके विनिया, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ब्रह्मोस प्रोजेक्ट लाया गया है और 290 किलोमीटर तक की इसकी डिस्टेंस रखी गई थी। और इसलिए क्योंकि MTCR का भारत पहले मेंबर नहीं था तो उसकी एक लिमिट थी कि 290 किलोमीटर के ऊपर आप नहीं जा सकते। ओके, और एक बार आपको फिर बोलूँगा, अगर आप MTCR वगैरह अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहीं यूट्यूब पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको एक वीडियो मिलेगा न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के नाम से।
उस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के वीडियोस को भी टेलीग्राम पर एक बार शेयर ज़रूर कर दूंगा। अगर आप MTCR, CTBT, NPT ये सारी चीज़ें ढंग से सीखना चाहते हैं, IAEA, NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। बेहतरीन तरीके से मैंने उन चीज़ों को आपको समझाया है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में आपको बता दूं, ये एक पैरामीटर था जहां पर कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए थे। उस पैरामीटर में 290 के ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब क्योंकि भारत MTCR का मेंबर है, जून 2016 से भारत इसका मेंबर हो जाता है MTCR का, तो भारत 450 किलोमीटर 600 किलोमीटर तक का ब्रह्मोस 2 बना रहा है। ठीक है, ब्रह्मोस 2 बना रहा है, फाइन। अब ब्रह्मोस के बारे में बता दूं, ये ऐसा है जिसको आप ऑल प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं, लैंड से, एयर से, सी से, हर जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल IGNDP प्रोग्राम पे हम पीछे भी बात कर चुके हैं। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट 17A को लेकर थोड़े से डिस्कशन करें। फिर हम पहुंच गए कहाँ, INS की तरफ। मैंने आपको पहले ही बोला था इस वीडियोज़ में कई जगह आपको इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं। देखिए, प्रोजेक्ट 17A के बारे में बात करूँ तो ये तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट क्या होता है? कम वेट का लाइट वेट वारशिप होता है। देखिए, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर कितना हेल्प हो रहा होगा आपको। ठीक है, ये लाइट वेट इसके वेट कितना होता है? लगभग 2000 से 5000 टन। किलोग्राम तो मैंने नहीं बोला, एक बार देख लेता हूँ। एक आध बार कभी कभी गलती में ऐसा हो जाता है। मुझे याद आ रहा है मैंने एक जगह एक वीडियो कवर कर रहा था। ओके, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि सर गलत पढ़ाते हैं। ओके, शायद हाँ टन ही लिखा हुआ दोस्त, टन ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक आध बार ऐसे था कि मैं एक जगह, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं वो पढ़ा रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, बिटकॉइंस के बारे में बता रहा था, और सतोशी नाकामोटो वाला केस बता रहा था कि उस पेपर में उन्होंने कैसे बिटकॉइंस वगैरह के बारे में बताया, कैसे हम बिटकॉइन जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि कुल बिटकॉइंस होते हैं वो 21 बिलियंस बन सकते हैं, जबकि एक्चुअली बिलियंस नहीं है, वो मिलियंस है। ठीक है, तो होता है ना कुछ लोग जो मतलब चीज़ों को खोदते हैं, वो करते हैं, उनको 99% कंटेंट 99.9% नहीं दिखता, लेकिन वो कुछ होते हैं ऐसे लोग जो निगेटिव होते हैं, है ना। चलिए उस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, दुनिया में दोनों तरह के लोग मिलते हैं, है ना। दुनिया में दोनों तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ से आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई, अगर आप किसी प्रोफेशनल लोगों को सुनते हो तो प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, 3 जगहों पे कभी कुछ और मत देखना, अनुभव देखना। मेरा एक सजेशन है ज़िंदगी में, और यहाँ पर एक्सपीरियंस लोग ही होंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे। पहला है एक्सपीरियंस लॉयर यानी एक वकील, दूसरा एक्सपीरियंस डॉक्टर, और तीसरा एक्सपीरियंस टीचर। इन तीनों चीज़ों में आप जितने पुराने होते हैं, आप उतना ज़्यादा मजे हुए खिलाड़ी होते हैं। और आपको मैं बताऊँ, अध्यापक बनने के लिए भी नर्चर होना पड़ता है, यानी अंकुरित होना पड़ता है। अंकुरित होते 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 जाकर अध्यापक बनता है। वो अलग बात है कि आज के यूट्यूब जनरेशन में अध्यापक बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा नहीं कर रहे, दे आर गुड, बट अनुभव बड़ा मैटर करता है। तो जैसे हमारे पिताजी, हम लोग के जो पिताजी होते हैं ना, उनके पास अनुभव होता है। वो चीज़ कभी भी हमें नहीं आ सकती, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए। एग्जैक्टली, इसीलिए इस प्रोफेशन में मैं हमेशा अपने से जो सीनियर लोग होते हैं उनकी बहुत रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाती हैं। ओके, और जो नए बच्चे होते हैं वो भी अच्छा करते हैं, उनको हम अपना आशीर्वाद देते हैं कि वो इन लोगों को देखते रहें और मेहनत करते रहें। एंड द पर्सन दोज कैन डू द हार्ड वर्क ना, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो किसी इंस्टीट्यूशन में रहने के लिए आपको किसी की बटरिंग करने की जरूरत नहीं होती। और आपको पता है, ये टीचिंग प्रोफेशन है ना, बड़ा ईमानदारी प्रोफेशन है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ रहना है बस। किसी मैनेजमेंट, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, किसी डायरेक्टर के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सीधा का सीधा जो आपका रिजल्ट देने वाला है, जो परफॉर्मर है, वो विद्यार्थी है। मैं तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट जानता हूँ, और जिंदगी में बताऊँ, ये विद्यार्थी जो है ना, ये अध्यापक को बहुत ऊपर ले जाता है, और ये विद्यार्थी है जो अध्यापक को ज़मीन पर ले आता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर अध्यापकों को विद्यार्थियों को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, जैसे विद्यार्थी तो टीचर की करते लेकिन टीचरों को भी विद्यार्थियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ म्यूचुअल होती है। और आज के जो बच्चे हैं ना, वो बड़े इमोशनल हैं। ओके, और थोड़ी चीज़ें बताऊँ कि बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो सीधे बहुत जल्दी रिजल्ट पे आ जाते हैं। फिलहाल चढ़िए, वो चीज़ें आपको समय के साथ ही आएंगी। इसलिए हमेशा कहता हूँ, तजुर्बा लिया कीजिए अपने पेरेंट्स से, वो अनुभवी है। हो सकता है उनसे पढ़े लिखे ज़्यादा हों, बिल्कुल होंगे, क्योंकि पुरानी जनरेशन की पढ़ाई लिखाई आज की जनरेशन काफ़ी आगे है, लेकिन अनुभव में आप कभी उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। तो हमेशा अपने पिता और माता जी से पूछा कीजिए, और आपके दादाजी हो घर में, बैठ उनसे बात किया कीजिए। ओके, सो तारागिरी के बारे में हम बात करें। तीसरा ये स्टेल्थ फ्रिगेट है जो 17A प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो न्यूज़ में रहा है, जो लॉन्च किया गया है। फिर आ गई बात फ्रिगेट्स और INS के बारे में।
इसमें जो पहला शिप जो था वो प्रोजेक्ट 17A का नीलगिरी था, जो 2019 में लॉन्च किया गया, पर अभी इसको सर्विस में आते थे ट्रायल टाइम लगेगा 2024 तक। इसका जो सेकंड शिप था P17A का, उसका वो उदयगिरी था। P17A क्लास का था, उसका नाम था उदयगिरी। इसका ट्रायल भी हो चुका है 17 में 2022 के आसपास, और अभी इसका जो प्रॉपर ट्रायल होने वाला है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था, ट्रायल जो है उसको सेकेंड हाफ 24 में फिर करने वाले हैं। यानी प्रोजेक्ट लाया गया और आगे चलकर वो चीज़ें आपको आपके नेवी में दिखने लगेंगी। 17A के बारे में बात करें तो यहाँ बोल दूँता हूँ, ये 2015 में पूरा क्लास प्रोजेक्ट लाया गया था। इसमें 7 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को डेवलप करना था, 50,000 करोड़ रुपए का पूरा बजट था ये, जिसमें से कुछ ऐसे हैं, 7 में से 3 ऐसे फ्रिगेट्स हैं जो बन चुके हैं, और अभी 4 ऐसे फ्रिगेट्स हैं जो अभी और बनने बाकी हैं। मतलब इस तरह से फ्रिगेट्स हैं जो बन रहे हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगले कॉन्सेप्ट पे लिए चलते हैं, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे VSHORAD कहते हैं। फिलहाल इसको टेक्निकल तरीके से बोलूँ तो आप इसको मैनपैड बोलिए, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। सीधा कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा मिसाइल प्रणाली है जो बहुत ही कम दूरी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ जिससे मनुष्य आसानी से उसको ले जा सकता है, यानी किसी भी जगह पर वार करने के लिए छोटे स्तर पर ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है, लो एल्टीट्यूड के लिए है, एरियल थ्रेट्स के लिए है और शॉर्ट रेंज के लिए है। तो ठीक है, हवा में किसी तरह का कोई खतरा है तो वहाँ के लिए आप इसको यूज़ करें, बट अगेन आई रिपीट, कम हाइट के लिए होता है। मैनपट करके अगर ये क्वेश्चन आता है तो रिमेंबर गाइस, इट मे बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023। मैनपट जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इट्स अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है। ये एक शॉर्ट रेंज होता है, लाइट वेट होता है, पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है। ओके, एरियल अटैक्स वगैरह के लिए काफ़ी हद तक देखें तो एक तरह का सील्ड है, ये प्रोटेक्शन है। अगर कोई आपकी तरफ एरियल अटैक कर रहा है तो उसके खिलाफ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स वगैरह के अगेंस्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज इसका 8 किलोमीटर है, और कब तो हाइट्स लेवल 4.5 किलोमीटर तक ये आसानी से चला जाता है। पहला दुनिया में अगर मैनपावर्स की बात करें तो ये फिलहाल यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ने इसको विकसित किया था 1960s में, जो भारत ने भी इस तरह की सफलता हासिल कर ली है। आगे लिए चलते हैं, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, VLSRS-A। ये क्या है? DRDO ने, इंडियन नेवी है ना, और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर इंडिजिनियसली डेवलप, यानी भारत द्वारा निर्मित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर, बालासोर, उड़ीसा, यहाँ पर जहाँ पर मिसाइल परीक्षण करते हैं वहाँ हमने कर लिया है। इसके बारे में बताऊँ तो ये हाई स्पीड के किसी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट्स कोई आ रहा है उसको टारगेट कर सकता है, और करीब 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी तक ये किसी एयरबॉर्न ऑब्जेक्ट को टारगेट कर, और इसकी हाइट लगभग ये 15 किलोमीटर तक वर्टिकली जा सकता है ना इंटरेस्टिंग चीज़, 15 किलोमीटर तक वर्टिकली जा सकता है, यानी सीधा जा सकता है। ओके, इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, इनमें क्रूसीफॉर विंग्स लगाए गए। क्रूसीफॉर मतलब समझते हैं, जैसे मान लो ये एक मिसाइल है। ओके, इसमें एक ऐसे लगा होगा, एक नीचे की तरफ लगा होगा, ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा। प्लेन्स वगैरह देखा होगा, नुकीले, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसको क्रूसीफॉर्म शेप कहते हैं। ओके, एक बॉटनी में एक चीज़ आती थी क्रूसीफॉर्म करोला, तो कुछ ऐसी ही चीज़ अगर किसी ने बॉटनी वगैरह और प्लांट्स वगैरह पढ़ा होगा, जब टेक्सोनॉमी आप पढ़ते हैं तो क्रूसीफॉर्म करोला, क्रूसीफेरेशियस, ऐसे कुछ नाम आपने पढ़े। ओके, क्रूसीफॉर्म विंग होता है, 4 इंडिविजुअल विंग्स होते हैं जो अरेंज किए जाते हैं, क्रॉस शेप में लगाए जाते हैं। ओके, थ्रस्ट वेक्टरिंग टाइप का फीचर होता है, स्टेबल एरोडायनामिक पोस्चर्स होते हैं। एरोडायनामिक का होता था हवा में जैसे कि डिफरेंट तरह की कलई करना, चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करना, फिर भी स्टेबल रहना, उस तरह की चीज़ें भी इसके अंदर आपको मिलती हैं। फाइन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है आपको बताऊं तो, इसको अगर देखा जाए एविएशन इंडस्ट्री में तो मॉडर्न एयरक्राफ्ट लाइक F-22, F-35, सुखोई 35, इन सब से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैनिस्ट्राइज सिस्टम है। कैनिस्ट्राइज सिस्टम आप जानते हैं, इनको किसी पोर्टेबल चीज़ से हम ले जा भी सकते हैं और किसी चलते फिरते चीज़ों से इन्हें हम फेंक भी सकते हैं। फिर आ गया दोस्त INS, और इस बार है INS अरिहंत, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहा है INS अरिहंत। ठीक है, ये हमारा अपना है INS अरिहंत, और ये न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत है। न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है ये एक ऐसा सबमरीन है या ऐसा INS है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं तो बिल्कुल वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, यानी उसमें यूरेनियम जैसे फ्यूल्स होंगे। इन चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सबमरीन है जो बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, न्यूक्लियर पावर्ड है, ये चीज़ भी आप समझ रहे हैं। ओके, तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। इसके बारे में बात करें तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस के हिसाब से ये ज़रूरी भी है। क्यों?
क्योंकि सामने वाले को डराने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा चाहिए। देखिए, किसी के पास बम का होना, किसी के पास इस तरह की चीज़ों का होना आपके लिए एक सुरक्षा भी है। आपके जो एनिमी कंट्रीज़ होते हैं ना, उनसे आपकी सुरक्षा भी है। तो वही चीज़ आपको कह रही है। और फिलहाल भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को फॉलो करता है कि पहले आप, पहले आप। वही गाना सुना होगा ना, पहले तुम, पहले तुम। तो भारत यहाँ पर खास तौर से पहले तुम वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ओके, सो इंडिया का न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन सिस्टम है ये। उसे प्रोग्राम के अंदर एक INS अरिहंत जो है, जो डेवलप किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अनदर बोर्ड जो INS अरिघाट भी है, ठीक है। वो भी प्रोजेक्ट इसको फॉलो किया ही जा रहा है, ठीक है। INS अरिहंत लगभग 6000 टन का सबमरीन है, ठीक है। और 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर इसके अंदर। अब सारी की सारी चीज़ें वही हैं, एनरिच्ड यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और ये शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, जो काफ़ी हद तक डीपली ओशन में जा सकता है, ठीक है। काफ़ी लंबे समय के लिए रह सकता है। ऐसा बोला जाता है ऐसे ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से जो 28 साल तक पानी के अंदर रह सकते हैं, ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं। पहले जब डीजल वगैरह की गाड़ियाँ होती थी तो वहाँ बड़ी डीजल वगैरह के जो शिप होते थे बड़ी दिक्कत होती थी। अब इस तरह की दिक्कतें नहीं है। डर्टी बम भी फिलहाल न्यूज़ में रहा है, देख लीजिएगा। थोड़ा मिसलेनियस टाइप का फीचर है। 23 के प्रीलिम्स पेपर के लिए डर्टी बम भी एक क्वेश्चन हो सकता है। डर्टी बम में एक्चुअल में ना यहाँ पर कोई बम नहीं गिराते हैं, मतलब जो कन्वेंशनल वॉरहेड, नॉर्मल गोला बारूद या न्यूक्लियर वॉरहेड, एटम बम या इस तरह की चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर जनरली जो भी बम्स हैं वहाँ पर एक्चुअल में रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। यूज़ नहीं किया जाता, मिसयूज़ किया जाता है। एंड एक्सप्लोजिव्स में हम इस तरह की चीज़ों को गिराते हैं और ये ह्यूमन को, इन जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं उस एरिया में एक तरह से ह्यूमन की बॉडी में उसके रेडिएशंस, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे जाते हैं। इनको डर्टी बम का नाम दिया गया। कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो डर्टी बम में यूज़ किए जाते हैं? तो सीजियम 137, RDX एक्सप्लोसिव्स लाइक कोबाल्ट 60, हाई एनर्जी गामा एमिटर्स, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। यहीं पर आपको बता दूं, भारत में डर्टी बम वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो लगातार अपने प्रयास कर रहा है। हो सकता है कोई एनिमी कंट्रीज, आप कंट्रीज में रेडिएशन टाइप की बमें गिरा दें, इस तरह की चीज़ें गिराते हैं, आपको पता भी ना चले। तो यहाँ पर इनको डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, इसका नाम है एरियल गामा स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम। ये एक तरह से सील्ड है, एक तरह से जो डिवाइसेस जो हिडन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, ओके। और काफ़ी हद तक पता लगाने की कोशिश करेगा कि पर किसी भी एनिमी कंट्री के द्वारा इस तरह के डर्टी बम किसी भी हमारे कंट्रीज़ पर पोज नहीं किए गए हैं। दूसरी तरफ बार्क ने इस तरह के टेक्नोलॉजी भी विकसित किए हैं जो इस तरह के एलिमेंट्स को, जो किसी सॉलिड और लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी निकलते हैं, ओके, जिनको हम ले जाकर कहीं किसी वाटर वगैरह में मिला देते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो बार्क के लिए भी ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, मतलब इंडिया के रेफरेंस में बार्क ने जो काम किया काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से इसको आप जानते हैं। बाकी ये सारे के सारे PDFs आप जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, ओके। और साथ ही साथ फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे सारे लिंक्स मैं शेयर करता हूँ वीडियोस के। इंस्टाग्राम पे ravi_p_aghari, यहाँ भी मैं आपको मिल जाऊँगा। ये वो क्लासेस हैं जिसके लिए मैं आपको पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन डे बोलूँगा। अगर आपको विषय सीखना है, जल्दीबाजी में है तो मत जाइएगा। अगर विषय सीखना है, आप मुझसे सुनना चाहते हैं, तो साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की क्लासेस के साथ मैं आपको पूर्वांचल ऐसे एप्लीकेशन पर मिल जाऊँगा, जहाँ मोबाइल फ़ोन पर मेरी पूरी की पूरी क्लासेस सुन सकते हैं। ये वो स्कैन QR कोड है जिसके थ्रू आप उस एप्लीकेशन तक पहुँच सकते हैं। ये किताबें हैं जो विज्ञान तकनीकी की और साथ साथ पर्यावरण की भी हैं, उन्हें आप पढ़ते रहिएगा। ये सारी की सारी किताबें हैं जो मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं, जो आप लिस्ट में देख सकते हैं। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती हैं, सेम कंटेंट, 100% सेम। बाकी अंत में चलते चलते दोस्त, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले लेक्चर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।